हो जाएगा, खुश होकर बच्चे एक दूसरे की तरफ देखेंगे कि भैया टीचर इज टॉकिंग अबाउट अवर ग्रुप। ये बहुत होता था हमारे साथ भी, होता था क्लास में कि टीचर हमारे ग्रुप की एग्जाम्पल दे हाँ, रहे हैं। एक्चुअली एक्चुअली वो थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन में नहीं आएगा, वो एक अलग है, उसको कहते हैं हम स्टिमुलस वेरिएशन इंग्लिश में। ओके, होती है दिस ना। इज नॉट दैट थिंग्स। हाँ, वो चीज़ एक अलग है, स्टिमुलस वेरिएशन है, वो आपकी टीचिंग टेक्निक में हम पढ़ेंगे। आई थिंक ओके, आप लोगों ने पढ़ा भी हो, समर को आइडिया होगा कि यउज़मा ने किया होगा जल्दी में, तो आइडिया होगा। तो हम जब पढ़ाते वक्त बच्चों का जो अटेंशन है वो गेन करने के लिए ऐसी चीज़ें करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन हम बात कर रहे हैं कोऑर्डिनेशन की, हम बात कर रहे हैं कि बच्चों के रियल लाइफ से एग्जाम्पल से कनेक्ट करके कर पाने की, कि जितने हम पढ़ा रहे हैं और हम एग्जाम्पल दे रहे हैं उसके रियल लाइफ से अगर हम कनेक्ट कर पाते हैं तो वो अच्छा सीखता है। इसलिए जो NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, उसने बहुत ज़्यादा पहले भी हालांकि इस पर जोर दिया जा रहा था, लेकिन अभी और ज़्यादा क्या है कि बच्चों को फिफ्थ क्लास तक तो उनकी मदर लैंग्वेज में, जो मदर टंग है, उसी में उनकी शिक्षा होनी चाहिए, उसी में उन्हें पढ़ाया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब उनका बेस तैयार होगा तो वो आगे बढ़ पाएंगे। अब आपने कई बार देखा है कि बच्चे घर पे हिंदी बोली जाती है, नॉर्मल लैंग्वेज लीजिए, अचानक से आप मान लो वो नॉर्मल है लेकिन अचानक एडमिशन करा तो बच्चे को बहुत बड़ा पता नहीं मीडियम यूपी बोर्ड से हुई, बट जैसे ही सर एडमिशन आर यू आया, अली? नो आई एम नॉट अ लीग। मैं तो मेरे अचानक से इंग्लिश में मेरे सामने आ गया, BCA मैंने किया था ग्रेजुएशन में, तो सारा का सारा इंग्लिश में टर्म्स थी, मुझे नहीं पता था कि क्या है। तो आप यकीन मानिए कि मुझे 3 से 4 महीने, मतलब पहला सेमेस्टर तो ऐसे ही गुजर गया था कि हो क्या रहा है, मतलब कैसे पढ़ाएंगे, मैं कैसे पढूं। अच्छा, अब ये देखिए कि मैं तो उस वक्त एक लेवल हो जाता है कि आप 18-19 साल की एज हो जाते हैं, एडोसेंस से ऊपर क्रॉस कर जाते हैं, तो और बच्चे कितना प्रॉब्लम फेस करते होंगे कि उन्हें मदर टंग है, आप इंग्लिश है तो फाइन कर देते हैं, है ना। जितने भी आप देखे होंगे, आपने सुना भी होगा। तो इसीलिए कहा गया कि NEP में भी कहा गया, सजेस्ट किया गया है उनका कि आप 5वीं क्लास तक, 5th क्लास 5th तक आप मदर टंग में ही पढ़ाया जाए। तो थ्योरी ऑफ कोऑर्डिनेशन आई होप सबको समझ आ गया होगा, किसी को कोई क्वेरी या डाउट तो नहीं है? यस सर। समर, नो हाशमी, सर। नो सर। नो नो सर। नेक्स्ट पॉइंट इज थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस, जिसको हम व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। हर इंसान अपने आप में अलग है। अगर कहते हैं ना कि एक कोई भी है, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी खसूसियात हैं, उसके अंदर कुछ ना कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो दूसरे में नहीं है। कई बार हम देखते हैं कि क्लास में बच्चे नहीं पढ़ पाते, वो नहीं समझ पाते कुछ चीज़ें, लेकिन वो दूसरे फील्ड्स में बहुत आगे होते हैं, है ना। तो आपने बहुत इसको बहुत डिटेल में पढ़ाया जाता है। अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, DLED BEd में इंडिविजुअल डिफरेंस पे पूरा एक चैप्टर है। समर, पढ़ा है आपने? सर मैं करती हूँ थोड़ा सा इस पॉइंट को एक्सप्लेन। हाँ प्लीज। सर, इंडिविजुअल डिफरेंस में ये आ जाएगा कि क्लास में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं, हर लर्नर अलग होता है। हम्म कुछ विजुअल लर्नर होते हैं, कुछ हम्म क्विक लर्नर होते हैं, कुछ हम्म स्लो लर्नर होते हैं। अगर हम हम्म एग्जांपल लें तो जैसे टीचर काम करा रही है बोर्ड पे, तो हम्म कई बच्चों को क्या होता है कि वो जब तक उसको लिख नहीं लेते ना, तो उनको हम्म याद ही नहीं रहती चीजें। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि बस वो एक बार देख लेते हैं, उन्हें याद हो जाती है। हम्म कईयों को वही चीज 100 बार कराई जाए उन्हें तब जाके याद होती है। हम्म तो इस तरह से डिफरेंट काइंड ऑफ लर्नर्स होते हैं क्लास में। हम्म तो सर ये उनकी इंडिविजुअलिटी पे डिपेंड करता है कि वो मतलब किस टाइप के हैं। हाँ, इंडिविजुअल डिफरेंस यही है कि हर बच्चा अपने आप में अलग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है समर ने। तो उसमें बच्चा अलग अलग तरीके से सीखता है। कुछ बच्चे सिर्फ सुनने भर से बहुत अच्छा सीख पा जाते हैं, कुछ बच्चे कि देख के ज़्यादा सीखते हैं। वो अलग अलग थ्योरी है उसके, कौन कैसे सीखता है और ज़्यादा किस पर प्रभाव पड़ता है, लेकिन कई बार अलग तरीके से सिखाए जाते हैं। इसीलिए जो टर्म आया था इंक्लूसिव एजुकेशन का, समावेशी शिक्षा का, कि इंडिविजुअल डिफरेंस है, कोई बच्चा कैसे सीखता है, कोई बच्चा ऐसे सीखता है। तो उसके लिए फिर टीचिंग जो आपके मेथड्स हैं उनके बारे में बात की जाती है, वो अलग अलग।
ठीक है, तो आई होप कि आपको इंडिविजुअल डिफरेंस समझ आ गया होगा कि होता क्या है ना? यस सर। है ना? तो इसमें जो कह रहा है कि प्रत्येक बालक एक दूसरे से भिन्न होता है। कक्षा में छात्रों में विभिन्न व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाती है, व्यक्तिगत इंडिविजुअल डिफरेंस पाया जाता है। कई बार कुछ बच्चे बहुत हेल्दी होते हैं, इस तरह से अगर हम फिजिकल बात करें तो कुछ बच्चे बहुत कमजोर से होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा सुन पाते हैं, उनके जो ईयरबड्स होते हैं अच्छे होते हैं, कुछ बच्चे ज्यादा अच्छा देख पाते हैं, है ना? कुछ बच्चे अच्छा बोल पाते हैं, तो अलग अलग डिफरेंस हो सकते हैं और होते भी हैं। तो जब हम क्लासरूम में कोई भी कोई भी लैंग्वेज पढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो हमें एक लर्नर एक एज अ टीचर ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि बच्चों के हम अपनी क्लास के ऑडियंस जान लें कि हमारी ऑडियंस कैसी है और वो कैसे सीख पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आप गए क्लास में और क्लास में जाने के बाद आपने सीधा शुरू कर दिया कि भाई ये कुछ भी कोई भी सब्जेक्ट उठाया और पढ़ लिया। आपने भी शायद ये नोट किया होगा, जब मैं पहले दिन से पढ़ा रहा हूँ, कोई भी नया ज्वाइन करता है तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आपने क्या किया है, आप कहाँ से पढ़े हो, आपने कब किया है। शाजिया, ये किया आपने नोट चीज ये? व्हाट? मैं बोल रहा हूँ कि जब आप क्लास में आप एंटर करते हो, कोई भी नया आप आए, हाशमी आए, समर आए, उज़मा आए, मैं एक बार ये पूछता हूँ कि आपने क्या किया है पहले, आपने कहाँ से किया है ना? या फिर सर हाँ, उसका एक ना कहीं रीजन ये होता है कि मुझे आइडिया लग गया है कि आपने बीएड किया है, डीएलएड किया है। अगर बीएड डीएलएड किया है तो आपने कब किया है या अभी आप कर रहे हैं। तो एक माइंड में हमारे में एक सामने वाले के माइंड में एक लेवल सेट हो जाता है कि हम यहाँ तक पढ़ा सकते हो, इन्हें इतना आता होगा, ऑब्वियस एज्यूम ऑब्वियस कर सर, लेते हैं ना। ऑब्वियस सर। इसीलिए इसीलिए इंट्रो का पार्ट रखा जाता है जब हम कोई सर भी कोई भी क्लास। टीचिंग हो, जब उसे क्लास में हम स्टार्ट करते हैं तो इट इज मस्ट टू नो द लेवल ऑफ द स्टूडेंट। इट इज मस्ट टू नो, मतलब चाहे तो वो कोई भी क्लास व्हाट हो। तो व्हाट इज रीजन बिहाइंड दिस? क्या रीजन होता है? सर ताकि उसके अकॉर्डिंग फिर आप उसको आगे, भाई सपोज आप, मुझे ए ही नहीं पता और आप बी पढ़ा रहे हैं, सो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट बी? सो डेफिनेटली यू विल टेक फ्रॉम द इनिशियल लेवल। एग्जैक्टली तो इसमें हमारे यहाँ इंडिविजुअल डिफरेंस की बात आ जाती है। तो जब हम हिंदी लैंग्वेज की बात करते हैं तो हमें क्लास में ज़रूरी है कि बच्चों के ध्यान में रखते हुए कि बच्चा कौन अच्छे देख पाते हैं, हमें उसी हिसाब से अपनी क्लासरूम मैनेज कर लेनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर कुछ बच्चों की विजिबिलिटी प्रॉब्लम है तो उन्हें आगे बिठा लीजिए, है ना? आगे बिठा सकते हैं आप उन्हें। कुछ बच्चे अगर थोड़ा सा कम सुनते हैं, उन्हें सुनने में प्रॉब्लम है, तो आप थोड़े अपने जो वॉल्यूम है उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं। आप अकॉर्डिंग टू योर क्लास जैसे चाहें आप कर सकते हैं। तो आपको समझ आ गया व्यक्तिगत विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस? यस। यस सर। ओके। सेकंड इज क्रम का सिद्धांत, मींस थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। कोई बताएगा क्या है ये? क्या है ये इंटीग्रेटेड मैनर? इंटीग्रेटेड क्या होता है? सर आई थिंक वही स्किल्स के बारे में बात हो रही है कि दे शुड बी या they should at least the student to whom you are going to teach, they should know the core skills: listening, writing, ये LSRW, ये सब उनको आना चाहिए। और थोड़ा बहुत मतलब हाँ, मीन्स किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आप पहले तो टीचर ही उन स्किल्स में वो कह सकते हैं कि एक एक्सपर्ट होना चाहिए। वो अच्छा सुन पाता हो, है ना? अच्छा उसे बोलने का प्रैक्टिस हो, जिसको हिंदी में कहते हैं वाचन कौशल, है ना? श्रवण कौशल, जो हमारे लिसनिंग, लर्निंग, रीडिंग या फिर राइटिंग स्किल्स होती हैं, वो उसमें अच्छा हो। और जो ज़रूरी है कि जब आप क्लासरूम में लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं तो आपका एक कहीं ना कहीं मोटिव यह होना चाहिए, वही LSRW। आप LSRW के स्किल्स को बच्चों में डेवलप करना, और इसी को कहा गया थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। क्लियर हाशमी? यस सर, बस ये इसमें यही सर, लाइन वाइज होना चाहिए, मतलब क्रम में होना चाहिए, यानी कि आते ही लिखना सिखाया जाए, या फिर लाइन वाइज क्रम वाइज है ना? हाँ, ये हम जानेंगे इंडिविजुअल डिफरेंस है, बच्चों का जो बैकग्राउंड है उससे जानेंगे। अच्छा, हम क्लास में गए, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा LSRW को ही फॉलो करेंगे।
आप 5th क्लास में गए, 5th क्लास में बच्चों को अल्फ़ाबेट आता है, बच्चे आपके वर्ड्स बना लेते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सेंटेंस भी फॉर्मुलेट कर लेते हैं। तो आप वहाँ जाके क्या बच्चों को बताएँगे कि पहले ए, बी, सी, डी, नहीं, ई, एफ, जी, एच नहीं बताएँगे ना। आपने बच्चों का एक बार चेक कर लिया, इंडिविजुअल डिफरेंस पे उनका बैकग्राउंड चेक कर लिया कि उन्हें कितना आता है। उसके बाद फिर आपको जैसे लगा कि अच्छा अगर बच्चे यहाँ तक आते हैं, अब हम यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, है ना? तो लेकिन क्रम यही रहेगा, जो हमारा जो एक तरीके का जो फ़ॉर्मूलेशन रहेगा, जो क्यू रहेगा, वो इसी तरह का रहेगा। हम एलएसआरडब्ल्यू को ही फ़ॉलो करेंगे, बट ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एल से ही शुरू करेंगे। वो हो सकता है कि हम आर से शुरू करें, हो सकता है हम एस से शुरू करें और हो सकता है हम फिर डब्ल्यू से शुरू करें। ठीक है? जैसे भी हो वो उसे हम क्लास के अकॉर्डिंग देखें। यही कहता है थ्योरी ऑफ इंटीग्रेटेड मैनर। क्लियर मोहसिन? मोहसिना सॉरी। यस सर। चलिए, नेक्स्ट वन इज थ्योरी ऑफ इमिटेशन। ये बताएंगे समर। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? हमें ये जी। है कि जैसे मैप वगैरह पढ़ा रहे हैं हम्म तो हमने स्टूडेंट के सामने मैप प्रेजेंट किया, हम्म कौन सी कोस्टल लाइन है हम मैप पे एक्सप्लेन करेंगे। बेसिकली हम उसको एक मॉडल के थ्रू इमिट रियल टाइम बिल्कुल उसके एक छोटा सा स्टिमुलेशन या नकल किसी चीज की उसको दिखाने की कोशिश करते हैं हम्म मॉडल के रूप में इमिटेट नहीं, करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि आप मॉडल के ही रूप में करें। थ्योरी ऑफ इमिटेशन का मतलब है, इमिटेशन मैं कल भी बता रहा था, इमिटेशन बेसिकली फॉलो करना होता है ना? कल बताया था, आई थिंक आपको अगर याद हो, शाजी और मोहसिना थी क्लासरूम में। यस सर। इमिटेशन फॉलो करना मीन्स बच्चे जो हैं वो फॉलो करके हमेशा सीखते हैं। वो जितना वो फॉलो कर रहे हैं, जैसा आप करते हैं बच्चे आपको फॉलो करते हैं। यही पॉइंट यही कहता है कि आपका कि बच्चे अनुकरण द्वारा जल्दी सीखते हैं, मीन्स आपको वो देख करके वो आपको कॉपी करके सीख सकते हैं। बच्चे अपने शिक्षक के बोलने, लिखने, स्वर एवं गति आदि के अनुकरण करके वैसे ही सीखने का प्रयत्न करते हैं। अतः शिक्षकों को स्वयं अपनी उच्चारण, बोलने की गति, लेखन तथा स्वच्छ रखना चाहिए। मैं आपको एक इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन में था, हालांकि मैंने उर्दू पढ़ी थी 8-9 तक, तो जब उर्दू पढ़ते हैं तो आप जानते हैं कि आपका जो कहते हैं ना कि एक तलफ़ुज़, जिसको क्या बोलते हैं? तलफ़ुज़ को हिंदी में क्या बोलते हैं? उच्चारण, है ना? तो ना ठीक हो जाता है अगर आपने उर्दू पढ़ी है। क्योंकि आप जानते हैं उर्दू एक यस मीठी सर। ज़ुबान है। तो जब मैं गया तो मैंने ग्रेजुएशन में लिया, तो ग्रेजुएशन में वहाँ पे ऐसा था नहीं कि मैं बीसीए के अंदर वो सी पढ़ाती थी। सी लैंग्वेज है, जानती होंगी मोहसिना। बाकी आप क्या जिम्मेवारी कोई वर्ड है एग्जिस्ट करता है? नो सर। नहीं करता ना। लेकिन बहुत सारे लोग इसे वो कई बार कह देती थी, आजा को बोल देती थी, अगर कहते आ जाए तो कह देती थी आजा, या कुछ भी ऐसे बहुत सारे वो गड़बड़ कर दी। मैं क्या मैं ना खुद ही जिम्मेवारी बोलने लगा, अरे तुम्हारी जिम्मेवारी कि मैंने देखा बोलते हुए देखा, क्योंकि मैं उनसे इंस्पायर्ड था, उन्हें देख के सीख रहा था, तो मैं वही बोलने लगा, है ना? तो एज अ टीचर क्लासरूम में ज़रूरी यह है कि आपका जो कह सकते हैं कि आपका उच्चारण, जो आपका प्रोनाउंसिएशन है, जो आपकी स्पीकिंग स्पीड है, जो आपकी राइटिंग है, वो हमेशा नीट होनी चाहिए। मीन्स ऐसी होनी चाहिए कि बच्चे उससे इंस्पायर हो सकें और बच्चे उसे देख के आपको फॉलो करें तो वो गलत दिशा में न जाए। ठीक है? अगर गलत अच्छी दिशा में नहीं जा रहे तो कहने का मतलब ये है कि गलत दिशा में नहीं। बच्चे हमें देख के सीखते हैं, बच्चे अनुकरण करके सीखते हैं। क्लियर है दिस ये पॉइंट? यस सर, हो गया क्लियर है क्लियर। ना? हाँ। शाजिया, मोहसिना, यस सर। आशमी, यस सर। चलिए।
इजी है, इजी लग रहा है अभी, है ना, या टफ लग रहा है? सर इसमें इमिटेशन वाली में एक थ्योरी भी तो ऐड कर हाँ, सकते हैं, बंडलराय की चला रहा होता थ्योरी है है तो बच्चा भी फिर इमिटेशन। बाद में वैसे ही करता है, एग्जैक्टली वही है मतलब ये, वही है सोशल लर्निंग। अल्बर्ट सोशल लर्निंग थ्योरी, यस सर। उसे हम डिटेल में, वही है ये, वही है, बिल्कुल। तो अनुकरण का थ्योरी ऑफ इमिटेशन ये वही है कि बच्चा हमेशा, आपने देखा होगा घर में भी बच्चे कई बार अगर कार्टून देखते हैं या फिर बिहेव करते हैं। एक बार शक्तिमान आया था जब 90s में, तो हम छोटे थे, तो कितना क्रेज था शक्तिमान का। शाज़िया था ना एक क्रेज शक्तिमान का, कि ये भी चीजें सुनने में आए थे कि बच्चे ऊपर से जंप कर देते हैं यस और सर, फिर यस पता है सर। कहते थे कि हमको शक्तिमान बचा लेगा। तो क्या था, बच्चे देख के सीख रहे थे, बच्चे अनुकरण कर रहे थे, इमिटेट कर रहे थे वो सारा। ऑनलाइन क्लासेस में नहीं, बच्चे आजकल जो गेम्स की तरफ दोबारा से इतने ज्यादा वो हुए हैं डाइवर्ट। बहुत ज्यादा बच्चों ने इमिटेट किया है, जो कि बच्चे गेम्स में जो देख रहे हैं वही फिर क्लासेस में करने की बिल्कुल कोशिश करते हैं बच्चे। तो इसका भी बहुत ज्यादा रॉन्ग इम्पैक्ट हो रहा है बच्चों के ऊपर ऑनलाइन। दे आर टेकिंग द बिल्कुल, बच्चे हमेशा अनुकरण करते हैं, वो आपको कॉपी करते हैं। ठीक है उस्मा, क्लियर है बच्चे ये चीजें? यस सर। चलिए नेक्स्ट, शिक्षण सूत्रों का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं। शिक्षक को भाषा शिक्षकों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करना चाहिए, इससे छात्रों को सीखने में आसानी होती है, शिक्षण अधिक प्रभावशाली होता है। क्या पॉइंट है ये, क्या कहना चाह रहा है हाशमी, एनी आइडिया? जो पॉइंट नंबर 8 है, क्या कहना चाह रहा है मसीना हाशमी? हेलो, आवाज आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है, आ रही है। हाँ बताइए हाशमी, ये शिक्षण सूत्रों का थ्योरी ऑफ टीचिंग फॉर्मूला क्या मतलब है इसका? आपके सामने लिखा हुआ है। ध्यान में रखते हुए शिक्षण कार्य करने चाहिए। फॉर्मूला, टीचिंग फॉर्मूला सर नहीं समझ में आ रहा है, कौन से सूत्र होने चाहिए कार्य करते हुए छात्र को सीखने में? मतलब ऐसी उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए या फिर ऐसे टीचिंग करना चाहिए कि बच्चों के लिए थोड़ा प्रभावशाली हो, बच्चों के लिए थोड़ा क्रिएटिविटी हो। शिक्षण, टीचिंग। हेलो सर, आवाज आ रही है? आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। सर इसमें यही बताया गया है कि ऐसे टीचिंग टीचिंग करते हुए ऐसी चीजों का ध्यान रखना चाहिए या ऐसे कार्य करने चाहिए टीचर को, जिससे जो टीचिंग है वो थोड़ी प्रभावशाली रहे। इसमें एग्जाम्पल क्या हो सकता है सर? सर समर मतलब आप, मेथड्स जो हैं या फॉर्मूले जो हैं टीचिंग के, वो यूज़ करने चाहिए। जैसे एग्जांपल, अगर छोटे बच्चे हैं तो हम उन्हें प्ले वे मेथड का यूज़ करेंगे ताकि उन्हें अच्छे से समझ में आए और उनका मतलब इंटरेस्ट भी रहे उसमें। ये कह सकते हैं इसमें सर। तो सर ये टीचिंग स्ट्रेटेजीज हो गई ना फिर? फॉर्मूले मतलब यहाँ पे एक वही वर्ड आया है टीचिंग फॉर्मूला, जी। है ना। भाषा शिक्षण के कुछ सूत्र हैं, शिक्षक को भाषा शिक्षण के दौरान इन सूत्रों का यूज करना चाहिए। तो ये है क्या सूत्र? समर अंसारी, एनी आइडिया? सर 3-4 पॉइंट एक साथ आ रहे हैं दिमाग में। जो भी है बताइए, आप जो भी आ रहा है बताइए, आप टीचर सर हैं। एक तो LSRW होता है, ये लैंग्वेज उसमें ठीक है, एक फॉर्मूला ये हो गया। दूसरा अगर मैं टीचिंग मेथड्स पे बात करूं तो थोड़ा जैसे हो गया डेमोन्स्ट्रेशन हो गया और इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया। इस तरह के हम मेथड का एग्जांपल लें। और तीसरा मेरे दिमाग में प्रिंसिपल आ रहे हैं, जैसे नोन टू अननोन, इस तरीके की चीजें आ रही हैं सर।
सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, ये जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल है, थोड़ा मुझे कंफ्यूजन हो रहा है सर इसमें। हेलो सर, यू आर नॉट ऑडिबल। हेलो, यस सर। मेरा सिस्टम हैंग कर गया। ओके। हाँ बताइए, मैं सुन नहीं पाया, सॉरी। आपको आप बता रहे थे, एक बार और बता दीजिए। हाँ सर, मेरे दिमाग में तीन चीजें आ रही हैं। पहले वो LSRW जो लैंग्वेज सिखाने वाला फॉर्मूला होता है, लिसनिंग हम्म, स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग वाला। हम्म, और दूसरा मेरे दिमाग में टीचिंग मेथड्स आ रहे हैं, जैसे डेमोन्स्ट्रेशन हो गया, इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड हो गया, ह्यूरिस्टिक हो गया, डिस्कवरी मेथड हो गया, बहुत सारे हम्म, मेथड्स हो गए। और तीसरा मेरे दिमाग में है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल, जिसमें हम नोन टू अननोन, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इस तरह से हम बच्चे को सिखाते हैं। ये चीज आ रही है सर। एग्जैक्ट, यही सारे फॉर्मूले हैं। जितना भी हमने पढ़ा है अपनी ट्रेनिंग के समय में, जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे, B.Ed DLED जो भी किया है हमने, तो हमने सारी चीजें पढ़ चुके हैं हम कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। तो आपका जब लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं क्लासरूम में, तो ये सब कुछ फॉलो करना है। ऐसा नहीं है कि आप अच्छा, टीचर्स के कुछ फिर एक तरीके से कह सकते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी आ जाती हैं इसके अंदर। रेस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या आ जाता है, फॉर एग्जांपल, कि आपको क्लासरूम में बायस नहीं होना है ना। बायस नहीं होना है, जैसे कई बार कहते हैं कि अरे सर का तो, कोई भी एक बच्चा होता है, अरे सर का तो ये फेवरेट, इसके मार्क्स ज्यादा आएंगे, है ना, होता है सबके साथ। अगर हम ग्राउंड लेवल पे बात करें तो ऐसा हमेशा होता है। कहते हैं सर का तो ये फेवरेट है, या ये बच्ची फेवरेट है, इसके तो ज्यादा ही मार्क्स आने थे। या फिर उसके अलावा सर, अरे हम सर तो हमसे जलते हैं। ये कुछ भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ये शो करती हैं कि सर बायस्ड है। तो ये हमारे, ये बच्चों में अपनी टीचिंग से, अपने बिहेव से, अपनी एक्टिविटी से हमें ये शो नहीं करना है कि हम एक बायस्ड इंसान है। नहीं, बल्कि हम क्या हैं, हम डेमोक्रेटिक हैं। हम जैसे बच्चे चाहें वैसे बन सकते हैं, और जैसा बच्चों का परफॉर्मेंस होगा आप वैसे ही उन्हें ट्रीट करेंगे, ना कि उनके साथ। क्लियर पॉइंट ये वाला। अच्छा, अभी तो वो हट गया होगा ना यहाँ से। यस सर। तो ये सारे के सारे पॉइंट आपके टीचिंग फार्मूलाज के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी। अब चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी में हम जानते हैं चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी क्या है। मैं चाहूँगा मुझे मोहसिना हाशमी बताएं चाइल्ड सेंटर्ड के बारे में। इसका एक्सप्लेन करें कि चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी क्या है और कैसे हम यूज़ करेंगे। चाइल्ड सेंटर थ्योरी में ये है कि हमें बच्चों के अकॉर्डिंग ही उन्हें पढ़ाना चाहिए, मतलब बच्चों को फोकस देना चाहिए, ना कि टीचर सेंटर्ड हो। मतलब टीचर्स भाषण, मतलब लेक्चर दे रही हैं, बच्चों को पता ही नहीं कि बच्चे कोई रिस्पॉन्स कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बट अगर उसे स्टूडेंट्स या चाइल्ड सेंटर बनाना है तो उनको कुछ ना कुछ बीच में एक्टिविटी करनी पड़ेगी, ताकि बच्चे उसमें सीख सके, मतलब वो सेंटर में आ सके। ठीक है, मैं कोई ऐसे दो टीचिंग मेथड्स के बताइए मुझे, जो एक चाइल्ड सेंटर्ड हो और एक टीचर सेंटर्ड हो, टीचिंग मेथड्स। सर मैं आई। टीचिंग तो लेक्चर हो गया, लेक्चर हाँ मेथड हो गया, और टीचर सेंटर। ठीक है, और और चाइल्ड चाइल्ड। सेंटर में प्ले प्ले नहीं प्ले एक्टिविटी, ग्रुप एक्टिविटी हो गई उसमें, ग्रुप एक्टिविटी। बिल्कुल प्लेवे मेथड, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है। समर, बिल्कुल चाइल्ड सेंटर मेथड है प्लेवे मेथड। जब अब बच्चे यस सर, एंगेज होकर यस। कर रहे हैं काम, बच्चे सीख रहे हैं, बच्चों का पार्टिसिपेशन है उसमें, तो वो प्लेवे मेथड भी चाइल्ड सेंटर मेथड हो गया। तो यस ये सर। आपका जो लास्ट पॉइंट कहता है, वो यही कहता है कि चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी, कि जब हम क्लासरूम में बच्चों को भाषा शिक्षा मीन्स टीचिंग
शाज़िया आपकी तरफ से बहुत नॉइस आ रहा है, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। भाषा शिक्षण के समय एक शिक्षक को सदैव ध्यान में रखना चाहिए, शिक्षक का केंद्र बालक है। बालक की क्षमता, रुचि एवं स्तर आदि का ध्यान रखकर ही शिक्षण कार्य करना चाहिए। बच्चों को क्या चाहिए, उनकी क्या नीड है, बच्चे किस तरह से सीख पाएंगे, बच्चों का इंडिविजुअल डिफरेंस देख करके ये सारी चीज़ें टीचर चाइल्ड सेंटर्ड में आ जाता है। उसी तरह से हमें क्लासरूम में टीचिंग ऑफ लैंग्वेज पढ़ करना है। क्लियर है ये सारे पॉइंट्स आपके? कोई डाउट या क्लियर कोई ऐसे क्वेरी? ये जो 8-9 हमने प्रिंसिपल बताए इसके, किसी को भी? नो सर, क्लियर है सब। ठीक है। अभी हम जब लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, लैंग्वेज के अंदर अब एक टर्म आती है आपकी, जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है, उसमें आपकी स्पीकिंग का क्या रोल है। हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, जैसे कि हमने डिस्कस किया LSRW फॉर्मूला डिस्कस किया हमने, है ना। तो LSRW में सबसे पहला क्या है? लिसनिंग, दूसरा है स्पीकिंग। लिसनिंग का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इससे पहले मुझे बताइए लिसनिंग का क्या रोल हो सकता है भाषा जो लैंग्वेज डेवलपमेंट में? अभी जो मैंने आपको 9 प्रिंसिपल बताए, उसमें उससे ही रिलेट करके बताइए मुझे। समझे अब मैं क्या बोल रहा हूँ आप लोग? नहीं सर। अभी मैंने आपको जितने भी प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग पढ़ाए, प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बोल रहा जी हूँ, सर। तो उसमें आपको मैंने बताए, इतने सारे पॉइंट्स बताए। तो उसमें मैं कहना चाह रहा हूँ कि एक जो लिसनिंग है, लिसनिंग का आपके लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या रोल होता है? लिसनिंग का लैंग्वेज डेवलपमेंट में क्या रोल होता है आपका? सर हम इसमें ये इमिटेशन वाला एक एग्जांपल ले लेंगे, हम्म जो हम सुनेंगे वैसा हम बोलेंगे। हम्म। कहते हैं कि इंसान को जब एक इंसान अच्छा स्पीकर तभी है जब वो एक अच्छा लिसनर है। जब कोई कुछ बोल रहा हो तो ज़रूरी है कि हमें उससे पहले सुन लेना चाहिए, क्योंकि हमें रिएक्ट करना तभी है, हम एग्जैक्ट तभी रिएक्ट कर पाते हैं जब हमें पता हो कि हमें क्या रिएक्ट करना है। तो लैंग्वेज के अंदर अपनी लैंग्वेज डेवलप करने के लिए एक लिसनिंग का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल है। उससे ज़्यादा है कि आपका जो आपका भाषा विकास में जो है सुनने और बोलने का, स्पीकिंग का भी। आज की क्लास हम यहीं पर सर आ गए हैं, क्योंकि इसको हम इंशाल्लाह कल की क्लास में इसको आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा जितना भी है, फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास। थैंक्स सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। गुड इवनिंग। अस्सलाम वालेकुम सर। सॉरी, वालेकुम अस्सलाम। सॉरी, आप लोगों ने जो हमने कल पढ़ाया था, जो भी चीज़, कैसे हैं आप लोग? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जो हम लोग पढ़ रहे थे, हमने कल पीछे पीछे क्लास में हमने लोगों ने डिस्कस किया था, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हों तो बताएं मुझे। और ऐसे कल हमने क्वेश्चंस ही किए थे, और क्वेश्चंस को एक एक क्वेश्चन को हमने अच्छे से डिटेल में पढ़ने की कोशिश की थी। मोहसिन, आपको कुछ कहना है? ये सर कल का क्लियर है, वो क्वेश्चंस के थ्रू और ज्यादा क्लियर हो पाया कल। हाँ, तो यही हमारा कॉन्सेप्ट रहेगा कि पहले उसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चंस एक बार पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चंस। यस सर। ठीक है प्लीज मुझे एक चीज बताइए सर, ये मैंने एक लाइन पढ़ी थी, डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेटेरोनॉमी टू ऑटोनॉमी। तो हेटेरोनॉमी जो है दैट इज हेरिडिटरी। नहीं, हेटेरोनॉमी का मतलब होता है ऑटोनॉमी। कि मतलब एक चीज़ ये है कि आप जब छोटे होते हैं तो आपकी चीज़ें, जो मतलब हर चीज़ आपको दूसरों की मदद से करनी पड़ती है, तो ना मोहताजगी जैसी होती है कि आपको बच्चे हर डिपेंडेंट। चीज़ के लिए आपसे, हाँ, तो डिपेंडेंट। डिपेंडेंट होता है बच्चा। तो हेटेरोनॉमी का मतलब ये, तो ऑटोनॉमी का मतलब आप खुद मुख्तार हो जाते हैं, मतलब आपके खुद की जिम्मे, खुद अपने आप कुछ भी करने लगते हैं जैसे आप। इंडिपेंडेंट। इज इट क्लियर? थैंक यू सर। इज डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट।
हाँ, डिपेंडेंसी जो है वो ख़त्म होती चली जाती है। अब आप आपके अंदर एक वो बॉडी का जो है वो आपके जो पर्टिकुलर पार्ट्स हैं वो जिस काम के लिए जो चीज़ बनी हुई है वो उस काम का इस्तेमाल होता है। हाथ में जैसे खाने में हम पूरे हाथ को चलाते थे या बच्चे चलाते हैं हाथ को, चम्मच उनसे मुँह में नहीं जा पाती। अब फिर वो बच्चे इस एज पे आने के बाद एक एज पे डेवलपमेंट होने लगता है, वो ऑटोनॉमस हो जाते हैं। ऑटोनॉमी का मतलब होता है उनको, अगर हिंदी में उसको बाद में ऑटोनॉमी का मतलब होता है स्वामित्वता। तो वो खुद मुख्तियारी हिंदी में उर्दू में बोलेंगे उसको, तो वो अपनी मर्जी के मालिक जिसको कहे जा सकते हैं, जो चाहें वो फैसले ले सकते हैं, जहाँ चाहें जा सकते हैं, जैसी मर्जी उनके, जैसा उनको नर्व सिस्टम उसको अलाव करता है इसी तरह से वो चले जाते हैं। ओके सर, थैंक यू। और कोई सवाल? देखिए ये चीज़ें ऐसी नहीं है कि आप लोग, मैं क्वेश्चंस कह रहा हूँ, मैंने कल भी आपसे कहा था कि आप लोग कुछ सवाल अपनी तरफ से चीज़ें पूछने की कोशिश करिए। एक सवाल से 2 सवाल कम से कम बनाने की कोशिश करिए। कोई भी क्वेश्चन जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ इनमें से हो सकता है 2 या 3 क्वेश्चंस आ जाएँ, जो मैं यहाँ कराऊँगा 5-6 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन इसमें से सर रिपीट अभी नहीं तो होंगे। हमारे कल वाले भी शायद 2-4 क्वेश्चंस बचे हैं आई थिंक। उनको कर लेना, मैंने बता दिया था, वो डिस्कस कर लिया था। हम नेक्स्ट अच्छा, क्लास में जब क्वेश्चन ओके आंसर सर, करेंगे तब ओके उसमें सर, करेंगे। मैं 25 क्वेश्चन, ओके अब सर, अगली बार से मैं 20 क्वेश्चन सिर्फ लूँगा, तो उनको ही हम डिस्कस करेंगे। ओके सर। दूसरी चीज़ यहाँ पे हम मेरे एक मिनट में करता हूँ। अभी क्लास ओवर हुई है, इसलिए आप लोग 5 मिनट में अगर चाहें तो वो कर सकते हैं। मेरे 1 मिनट में इसमें अपना जो पीपीटी वगैरह है उसको ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं क्या हो रहा है इसमें। हम्म
आज हम इसमें जो कॉग्निटिव और मॉरल डेवलपमेंट होता है, तो हमने पीछे चीज़ें पढ़ी थी, जो भी चीज़ें हमने पढ़ी हैं, तो अ, हम इनमें एक-एक करके सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे आज। जो हमने कल बता दिया था कि स्क्रीन विजिबल है आपको? स्क्रीन विजिबल है आपको? जी सर। तो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हम रोज़ाना वही पढ़ रहे हैं, चूँकि हमारा इसी में है। तो आज हम इसमें स्टार्ट करने वाले हैं मेंटल, कॉग्निटिव, मेंटल और इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट पैटर्न किस तरीके से बढ़ते हैं बच्चे। तो आज हम सिर्फ एक थ्योरी पढ़ेंगे, जो कि मतलब अगर आपको बीएड के इसमें जो डेवलपमेंट में सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी की अगर हम बात करें, तो ये एक मैं समझता हूँ कि इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थ्योरी यही है, पियाजे की थ्योरी का। कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन तब इसमें आपको मिल जाएंगे। किसी भी लेवल का आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो इवन नेट के एग्ज़ाम्स में भी इस तरह के क्वेश्चंस मिल जाते हैं, जो कि सिर्फ इसमें थ्योरी पे ऊपर डिपेंड करते हैं। तो इसमें सबसे ये किसी भी चीज़ को अगर हमें डेवलपमेंट के प्रॉपर पर्सपेक्टिव को समझना है, तो पियाजे की थ्योरी जो है वो एबिलिटीज़ टू ये सबसे इम्पॉर्टेंट थ्योरी है इसमें। He was a Swiss psychologist, described the process of cognitive development from birth to maturity under the following 4 stages. उसने 4 स्टेजेस में इसको डिवाइड किया, और कॉग्निटिव डेवलपमेंट को सिर्फ यही चीज़ हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, और इससे सारी रिलेटेड फिर नेक्स्ट क्लास में हम कोहेलबर्ग वगैरह की थ्योरीज पढ़ेंगे, वाइकॉस्की है, कोहेलबर्ग है, इन सारी चीज़ों को हम इकट्ठा पढ़ लेंगे। तो इसने 4 तरह से बच्चों को डिवाइड किया एक स्टेजेस के हिसाब से। तो फर्स्ट स्टेज होती है इसमें सेंसरी मोटर स्टेज, तो उसमें सेंस जो हमारे काम करना होता है, सेंस का चलने के काम का इस्तेमाल करते हैं। एक होती है प्री ऑपरेशनल, जब इंसान सोचने से पहले, मतलब ऑपरेशनली नहीं सोच पाता है। क्रिएट का मतलब चीजें हमें दिखाई देती है, सिर्फ हम उनको तो सोच पाते हैं, उससे आगे का हम नहीं सोच पाते। एक होती है फॉर्मल ऑपरेशनल, एक ऐसी स्टेज आ जाती है जब हम जो हमने सीखा है, पीछे चीज़ें देखी हैं और जो हमारे सामने हैं और जो नहीं हैं, हम उन चीज़ों को भी ऑब्जर्व कर पाते हैं, उनके बारे में भी सोच पाते हैं। तो ये यहाँ से स्टार्ट होता है। कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता क्या है? कॉग्निटिव मीन्स और सिंपली टू लिस्ट ऑफर अ रिच फ्रेमवर्क फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। ये कॉग्निशन जो होता है वो किसी चीज़ को परसीव करने का होता है, कि आप किसी चीज़ को कैसे परसीव करते हैं। परसीव का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। परसीव मीन्स क्या होता है? किसी भी चीज को ग्रास्प करना, या हम किसी चीज़ को, जो हमारे सामने कोई चीज़ है, तो हम उसको कैसे परसीव करते हैं। अगर मान लो कोई स्टेचू है, कोई चित्रकार, मतलब एक चित्र होता है, एक डायग्राम फिगर, मतलब आप एक पेंटिंग देखते हैं किसी बड़े उसकी, उसमें किसी चीज़ को तो दिखता है, उसको कोई कैसे परसीव करता है। किसी को उसमें बहुत क्रिएटिविटी दिखाई देती है, कोई कहता है कि तो ऐसी तो है, इसमें क्या नहीं बात है, हम बना देंगे। तो ये जो 2-3 चीज़ें होती हैं ना, ये बड़ी अलग सी चीज़ होती है कि हम उसको कैसे परसीव करते हैं। किसी को उसमें क्रिएटिविटी दिखती है, किसी को उसमें सिर्फ ऐसी मतलब सिर्फ ऐसी लाइन्स दिखती हैं। स्विस साइकोलॉजी, और उसमें दूसरा होता है कॉम्प्रीहेंड, मतलब जो चीज़ें जिस मकसद से कही जा रही हैं। एक चीज़, मैंने कोई बात कही, आपने जिस सेंस में मैंने आपसे बात कही, कई बार ऐसा होता है ना कि मैं आपसे ये कह देता हूँ कि भाई मेरी बात का मतलब गलत निकाला आपने, तो मतलब गलत का इसका मतलब होता है कॉम्प्रीहेंसिव मिस्टेक होती है उसमें, कि आपको मैंने कहना कुछ चाह रहा था, लेकिन आपने किसी और सेंस में लेके मेरी बात को गलत मान लिया, गलत सुन लिया। तो इससे क्या होगा कि एक मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो जाती है। उस मिसअंडरस्टैंडिंग के बाद में ये होता है कि फिर आप उस चीज़ को जैसे मतलब था, हमारी बात को तोड़ मरोड़ के पेश कर दिया जाता है। एंड कंसीव और सिंपली टू नो
और ये चीज़ों को जानने के ऊपर होता है। तो पियाजे ने इन चीज़ों पे ध्यान दिया। साइकोलॉजी ऑफर रिच फ्रेमवर्क फॉर कॉन्सेप्चुअलाइजिंग डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो ये सबसे अच्छे से इसको डिस्क्राइब करता है कि बच्चे कैसे कैसे डेवलप करते हैं। थिंकिंग एंड कॉग्निशन थ्रू डेवलपमेंट टू एन एडल्ट, दिस थियरी ऑफ कॉग्निशन इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। इसको दूसरा नाम क्या गया है, जेनेटिक एपिस्टेमोलॉजी। मतलब ये जीन्स का हमें पता चलता है। इट फोकस अटेंशन ऑन द इंटरेक्शन बिटवीन द बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस एंड हिज इन्वायरमेंट और कॉग्निशन डेवलपमेंट। तो ये दोनों चीज़ों का मिक्सअप है जो हमने पीछे पढ़ी ना चीज़ें, इनहेरिटेंस, हेरिडिटी और इंटरेक्शन बिटवीन बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस, जो कि आपके अंदर जो आपके मतलब बायोलॉजिकल इनहेरिट आपने जो कैरी किया अपने पेरेंट्स से, वो सारी चीज़ें और आपका एनवायरनमेंट इकट्ठा होकर के आपको दोनों मिलाते हैं। In Piaget theory, all cognition takes place due to the three process: assimilations, accommodations और equilibrations. Assimilations क्या होता है कि means that fitting a new information into the previously established cognitive structure. स्कीमास बनते हैं। आप चीज़ों को, जैसे बच्चे को आपने कोई भी चीज़ दी, स्कीमास इनको बोलते हैं। स्कीमास में क्या होता है कि आपने कोई भी चीज़ बच्चे को दिया तो बच्चे को उसको मुंह में रखना होता है। तो ये एक स्कीमा है उसके दिमाग में। और उसके बाद छोटे बच्चे हो जाते हैं, जो 2 साल तक के बच्चों के अंदर ये स्कीमास बनते जाते हैं। उन्हें अगर किसी चीज़ को, उनको हाथ में कोई चीज़ है, आपने उसको हाथ से उड़ा करके देखो कौवा ले गया या कोई चीज़ ले गया, कबूतर ले गया, तो फिर हम उसको कहते हैं, तो बच्चे को यही लगता है कि वो ले गया। ये सारी चीज़ें स्कीमास बन जाते हैं। तो उसको हमेशा यही रहता है उनका असिमिलेशन। अगर कोई चीज़, तो हर चीज़ उनको यही लगता है कि वो एक चीज़ को अपने दिमाग में इस तरह से बना लेते हैं कि वो अगर कोई ऐसे करेगा तो इस तरह से ही इसका इस्तेमाल करना है। फिर दूसरा होता है अकोमोडेशंस। अकोमोडेशंस मीन द अल्टरनेटिंग ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स इन रेस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशंस। अब जब आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है, अब बच्चा जब 2 साल का बढ़ता है, 2 साल से बड़ा होने लगता है, या छोटा जो से स्कीमास बनते हैं, तो फिर हम उनको अकोमोड कर देते हैं कि मतलब मीन्स दैट अल्टरनेटिव ऑफ एग्जिस्टिंग कॉग्निटिव स्ट्रक्चर स्कीमास इन रेस्पॉन्स टू न्यू इन्फॉर्मेशन। जब आपको नई इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो आप उसको एक से रिलेट करेंगे कि इसको ऐसे किया था। जैसे मान लो बच्चों को एक बार दूध से जल जाते हैं, उनके दिमाग में एक इमेज बन जाएगी। अब वो बच्चे उस दूध को नहीं टच करना चाहेंगे, क्योंकि वो उनको जल गए थे उससे। तो उनको नहीं पता चल रहा है, उनके दिमाग में स्कीमा बन जाएगी। जब भी वो गिलास में कोई चीज़, अब उनको दूध की तरह सफ़ेद, अगर आपको उनको मठा भी अगर पिलाएंगे तो भी उनको वो दूर हटेंगे, चूँकि उनसे वो जल गए थे। तो एक स्कीमा बन जाता है दिमाग में। फिर उसको इक्विलिब्रियम, जो इक्विलिब्रेशन होता है, मीन्स दैट ऑप्टिमल लेवल ऑफ इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग टेकिंग प्लेस व्हेन देयर इज अ बैलेंस बिटवीन असिमिलेशंस एंड अकोमोडेशंस। फिर एक स्कीमा हो जाता है कि ये चीज़ गर्म थी, हमने नहीं पता था कि भाई हमें किसी चीज़ में मुझे नहीं पता, जैसे मान लो छोटे बच्चे को नहीं पता कि उसको चीज़ मुंह में रखना है या नहीं रखना है। पेन है, पेन में तो लिखने का काम है। अब हम हर चीज़ के बारे में, उनके बारे में, जब इक्विलिब्रेशन के मतलब हम दोनों में बैलेंस करना जानते हैं, कौन सी चीज़ को हमें उससे रिलेट करना है, कौन सी चीज़ को हमें उससे रिलेट नहीं करना है, कौन सी चीज़ खाने की है, कौन सी चीज़ पहनने की है, कौन सी चीज़ फेंकने की है, कौन सी चीज़ नुकसानदेह हो सकती है, कौन सी चीज़ हमें फ़ायदेमंद हो सकती है। इन चीज़ों को हम सारी चीज़ों को सोचते जाते हैं। ये 3 चीज़ें होती हैं, असिमिलेशंस, अकोमोडेशंस और इक्विलिब्रेशंस। तो सबसे पहली चीज़, इसमें हमारे दिमाग में जो कॉन्सेप्ट बनते चले जाते हैं किसी चीज़ को देख करके, कि अगर हमने किसी पीछे दीवार के पीछे अगर बच्चों को बता दिया तो भूत रहता है इसके पीछे, तो भूत ही उसको पता चलेगा। कहीं भी कपड़ा खड़ा टंगा हुआ देखेगा तो इसमें भूत है। तो ये एक स्कीमास उसके दिमाग में हम बनाते चले जाते हैं। तो इस वजह से बच्चों से लिए कहा जाता है कि इनको इस तरह से बच्चों को डराया नहीं जाना चाहिए, उनके दिमाग में स्कीमास बन जाते हैं। अब आप इससे कि रिलेटिव कोई बच्चे, जैसे आप लोग इसके बारे में सभी जानते हैं, चूँकि इसमें हम छोटे तो नहीं हैं, सब घरों में भी बच्चे हैं। तो इसमें आप बता सकते हैं कि स्कीमास और क्या-क्या चीज़ें ऐसी होती हैं जिनसे बच्चों को मना भी किया जाता है कि इनको इस तरह से मत डराओ। और कुछ चीज़ें बताइए, अपने आप बताइए, चलिए एक-एक करके बताइए। कोई शाज़िया आप बताइए, मोहसिन आप बताइए। सर एक बार आप क्वेश्चन रिपीट करेंगे? मैंने ये कहा कि जैसे मैंने भी एसिमिलेशंस का बताया कि बच्चों के दिमाग में अगर आपने ये बैठा दिया कि कोई चीज़ है और इसमें जो है भूत रहता है, तो वो बच्चा हमेशा उस चीज़ को डरता रहेगा जब तक उसको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं लगे, जब तक। तो वो चीज़ों से डरने के एक हम स्कीमास बता देते हैं कि ये चीज़ें हमें काटने की चीज़ होती है। तो ऐसे ही कोई एग्जाम्पल बताए कि बच्चों को किन चीज़ों से आप डराते हैं, किन चीज़ों से आप घरों में रहते हैं, जैसे हम लोग सभी लोग रहते हैं,
बच्चों से किस चीज़ से स्कीमास बनाते हैं? सर मैं एक थोड़ा डिफरेंट एग्जांपल देना चाहूंगी। बताइए। मैं इसमें एक क्लाउन का एग्जांपल ऐड करना चाहूंगी कि हुँ, हमने बच्चे को बता दिया कि क्लाउन ऐसा दिखता है कि उसके बाल्ड होता हुँ, है, और हुँ, मतलब बाल्ड होता है, तो बच्चा क्या करता है, बाहर किसी आदमी को देखता है वो भी बाल्ड होता है, हुँ, तो उसको वो क्लाउन समझ के हंसने लगता है। फिर जो हुँ, उसके फादर हैं उसको करेक्ट करते हैं कि मतलब एक न्यू इंफॉर्मेशन ऐड करते हैं कि जरूरी नहीं है हुँ, जो बाल दिखने वाला आदमी है वो क्लाउन ही हो। तो यहाँ पे उसकी इंफॉर्मेशन चेंज हो जाती है, मतलब न्यू ये इंफॉर्मेशन अकोमोडेट अकोमोडेशन हो भी हो जाती है। जाता है उसके साथ यस सर। में। दिमाग बना दिया था उसके दिमाग में कि जब भी तुम्हें ऐसी कोई चीज़ दिखेगी, फट से उसको समझ लेना कि ये चीज़ है। और जब उसको दिखता है कि नहीं ये तो दूसरी चीज़ है, फिर उसको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है कि हर इंसान इसी तरह का नहीं होता। ठीक है? और शाज़ी आपने कुछ बोलना था, बताइए? सर ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं जो जैसे हम बच्चों को डरा देते हैं और फिर बाद में उनको ये करेक्ट करते हैं कि नहीं बेटा ये इस चीज के लिए, सपोज फायर है, फायर जो जब बच्चा 5 साल तक का है या 6 साल तक, तो उसको हम यही डरा के रखते हैं कि बेटे इट इज वेरी, मतलब इफ यू विल, आप इसमें हाथ डालोगे तो आपका हाथ जल जाएगा और आपको बहुत नुकसान होगा। लेकिन जब वो धीरे धीरे बड़ा होना शुरू होता है तो फिर हम उससे कहते हैं कि नहीं बेटा आप, मैं अपनी बेटी से ही बोलती कि नहीं बेटा जाओ आप उस गैस का चूल्हा ऑफ ऑन करो, या ऑन तो नहीं करवाती बट ऑफ समटाइम्स कहती बेटा आप इतना हेल्प करिए मम्मा की कि बंद करिए ऐसे करके। तो वो कहेगा मम्मा मैं जल जाऊंगा, तो मैं कहती हूँ नहीं बेटा ऐसा जरूरी नहीं है कि आप इसे जलेंगे। आप क्यों जलेंगे, फायर इज क्वाइट फार फ्रॉम यू, आपको यहाँ बटन से ऐसे करके बंद करना है, अब आप नहीं जलेंगे। तो कहता है कि अच्छा मम्मा ऐसा भी होता है कि हम फायर से नहीं जलते हैं समटाइम्स। तो फिर उसको बताता है कि नहीं हम तो उससे ये दूर रहते हैं, तो हम एक नया। तो ये चीज़ें हम लोग देखिए, आप लोग इससे प्रैक्टिकली जब बच्चों से वो बताते हैं, जब प्राइमरी बच्चों पे, जो अर्ली चाइल्डहुड एंड केयर एजुकेशन वाले पे हम बात करते हैं, ईसीसीई वाले पे बात करते हैं, तब ये बहुत फ़ायदेमंद होता है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि बच्चों की एज पे अब हम बदलते जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, अब मुझे इसमें कुछ ऐड तो नहीं करना है। यस। नेक्स्ट इसमें हम करेंगे, अब इसमें 4 चीज़ें हैं, अब 4 हमने अलग-अलग चीज़ों को पढ़ना है। सबसे पहली जो एक स्टेज है, दिस इज़ कॉल्ड सेंसरी मोटर स्टेज, बर्थ टू 2 इयर्स के बच्चों तक इसको हम कंसीडर करते हैं। यहाँ पे क्या होता है, दिस स्टेज डिपेंड ऑन प्रीडोमिनेंटली ऑन सेंसरी एंड बॉडी मोटर एक्सपीरियंस। जिन चीज़ों पे हमारी बॉडी डोमिनेट करती है, प्रीडोमिनेंटली, हम जिन चीज़ों पे पहले, जो चीज़ें हमारी बॉडी के ऊपर डोमिनेंट थी, ऑन सेंसरी and body motor experience, Piaget characterized the newborn baby as active and initiator of the behavior. जो बच्चा बिल्कुल एकदम से इनिशिएटर होता है, वो इनिशिएटर का मतलब बिल्कुल शुरुआत कर रहा होता है हर चीज़ की। इन्फेंट्स क्विकली लर्न टू डिस्टिंग्विश अमंग्स वेरियस फीचर्स, ये बड़ी जल्दी सीखने स्टार्ट कर देते हैं ऑफ द इमीडिएट इन्वायरमेंट एंड मॉडिफाई इट विद अकॉर्डेंस, और जैसे ही उनको नई इन्फॉर्मेशन मिलती है उनको मॉडिफाई कर लेते हैं नई। तो ये सारी चीज़ें मतलब वो सीखते भी बहुत जल्दी से हैं, और फिर उनको एकोमोडेट भी करते हैं, मतलब उनको उसके हिसाब से मॉडिफाई भी करते जाते हैं। आपने देखा कोई भी चीज़ सीखेंगे उसके हिसाब से फिर उसको रिलेट करेंगे, जब नहीं मिलेगा तो फिर नहीं, उसको छोड़ देंगे। चिल्ड्रन हैव वेरी शॉर्ट मेमोरी। हाँ, तो शॉर्ट मेमोरी होती है, जैसे उन्हें कोई चीज़ दिखती है तो आपने उसको कहा कि नहीं ये देखो, जैसे मैं हमेशा उस एक बड़ा एग्जाम्पल जो होता है ना, कि तो वो उनको हम बताते जाते हैं किसी भी चीज़ को, फिर हम उसको कहते हैं नहीं देखो ये चीज़ गलत है और इसको सही है, तो अच्छा ये गलत है ठीक है मैं नहीं करूँगा, और फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद ही फिर उसको उसके कोई चीज़ दूसरी पता चलेगी, फिर वो करने लगेगा। तो उसको सही गलत अच्छा बुरा सब बताया जाता है, तो वो मॉडिफाई करते जाता है कि नहीं मम्मा ने कहा है कि गलत है तो गलत है। तो उनको जो जिसके ऊपर वो ट्रस्ट करते हैं, एक ट्रस्ट इशू होता है उनके बीच में, ट्रस्ट होता है कि वो जिस चीज़ के ऊपर ट्रस्ट करते हैं सबसे ज़्यादा, उनको वो लोग जो भी कोई बताएंगे तो वो उन चीज़ों को बताते जाते हैं। हम हर चीज़ को बताते हैं इसमें, जैसे कई बार बच्चों को इसी एज पे हमने जैसे बच्चों के साथ में कोई हैरेसमेंट होता है किसी तरह का, तो हमें उनको हर चीज़ को बताना पड़ता है बच्चे के बारे में। अगर हम एज ए पेरेंट्स जो होती हैं ज़रूरतें, बहुत सारे लोग आजकल बहुत ज़्यादा इस चीज़ के बारे में, जैसे जो हैरेसमेंट है बच्चों, छोटे-छोटे बच्चे तक, बच्चों तक का हैरेसमेंट होता है। तो उस चीज़ में बच्चों को बताना पड़ता है कि गुड टच, बैड टच हम बताते हैं इन चीज़ों में, कि कोई भी चीज़ है तो फिर हम उनसे पता करते हैं, बच्चों को ये पता लगने लगता है कि
क्या गलत है क्या सही है, फिर वो मॉडिफाई करते हैं। सर आजकल स्कूल्स में तो काउंसलिंग क्लासेस स्पेशली होती हैं इसी चीज की। मेरी बेटियां हैं जो तो उनकी स्पेशली इसी चीज की क्लासेस होती हैं, काउंसलिंग क्लासेस, वर्कशॉप्स होती हैं। जैसे पेरेंट्स को भी बुलाया जाता है कई बार। हाँ, तो मैं इस चीज़ों को कह रहा हूँ कि इन चीज़ों पे हम इंसान को, जैसे हम पेरेंट्स हैं, अगर आप पेरेंट्स हैं कि बच्चों के, तो आपको समझना पड़ेगा कि क्या गलत है क्या सही है, बताना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें अगर अभी बता दी जाएंगी तो वो गलत सही को समझ सकते हैं, फिर उनको आगे समझाना मुश्किल हो जाता है, फिर उनको जब बॉडी जो उनके ऑर्गन्स होते हैं उन चीज़ों पे बताना उनको मुश्किल होता है। तो हर चीज़ को, चूँकि उस वक्त में अगर उनको कोई हैरेसमेंट करता है वो चीज़ों को बता नहीं पाते हैं, लेकिन जब आप उनको बता देंगे कि अगर कोई आपको टच ऐसे करता है तो दैट मीन्स यू आर बैड टच, एंड इफ समवन टच दिस लाइक दिस, और कौन आपको टच करता है, इफ योर फादर, योर अंकल, योर ग्रैंड मदर, योर ग्रैंडफादर, योर मदर एंड योर ब्रदर्स, देन दिस मीन्स व्हाट दे मीन, एंड इफ समवन अदर। तो ये सारी चीजें यहीं पे ही सिखाई जा सकती है बच्चों को, मतलब बताना पड़ता है इस स्टेज से ऊपर। ये तो खैर मैंने अलग चीजें बता दी, 2 साल के बच्चों को तो इन चीज के बारे में नहीं हो पाता, चूंकि वो समझ नहीं होता, तो ये बहुत जल्दी सीखते हैं, बहुत जल्दी ये मॉडिफाई करते हैं। नेक्स्ट इज सेंसरी मोटर सॉल्यूशंस डेवलपमेंट फ्रॉम प्रोसीड फ्रॉम रिफ्लेक्स एक्टिविटी टू सेंसरी मोटर सॉल्यूशंस टू प्रॉब्लम्स। रिफ्लेक्स एक्टिविटीज, अगर आप नमाज पढ़ते हुए, किसी ने देखा होगा, जैसे आप नमाज पढ़ रहे हैं और आपका 2 साल का बच्चा है, 2 साल का, 3 साल का, क्या करता है वो आपके साथ में? जाहिर, जैसे जैसे सजदे में जाते तो वो पूरा गिर जाता है, जैसे सजदे में अगर नमाज पढ़े तो रुकू में जाते तो रुकू में इस तरह से करने लगता है। सब वो तो ये, हमारी ही कॉपी करते हैं। यस। हाँ, तो वो रिफ्लेक्ट एक्टिविटीज होती हैं, वो रिफ्लेक्शन होती है आपकी, जैसे वो आप जैसे आपको करते देखेगा। अगर आप कोई कुछ घर में काम कर रहे हो तो वो भी कि उससे पूछे कि क्या कर रहे हैं, मैं काम कर रहा हूँ। क्यों, कैसे काम कर रहे हैं, कौन सा काम कर रहे हो, जैसे आप कर रहे हैं काम वही मैं काम कर रहा हूँ, ये भी हो जाता है। आप नमाज पढ़ रहे हैं, नमाज के बारे में पढ़ने लगे, किताब पढ़ रहे हैं, आप कुरान पढ़ रहे हैं, कोई किताब पढ़ रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, तो वो भी किताब लेकर के उसको भी चाहिए, उसमें भी अक्सर रिफ्लेक्ट एक्टिविटी होती है। बट सेंस मोटर सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स, अब जो प्रॉब्लम्स होती है वो थोड़ा सा बढ़ने लगता है इन चीजों से। अब आगे की चीजों को वो हेलो उसके सेंसेस काम करने लगते हैं उन चीजों को। सर, ये हाँ, इसमें बताइए। एक ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, वो क्या होता है फर्स्ट स्टेज में? ऑब्जेक्ट परमानेंस मतलब आपने किसी चीज, हाँ, स्टेज पे होता है कि हाँ, मैंने इसको बताने वाला था, आगे चल के होगा ये भी। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब होता है कि किसी चीज को आपने दिखाया बच्चे को, उसको सामने से उसको हटाना है, तो देखो कौवा ले गया, तो ऑब्जेक्ट उसको पता ही नहीं चला, उसको कोई चीज कौवा ले जाता है, कभी नहीं लेके जाता, लेकिन बच्चों को लगता है कि ले गया। लेकिन बाद में आता है ये ना, उसके सेंसरी मोटर के बाद आता है, जब प्री ऑपरेशनल होती है उस स्टेज पे आता है कि बच्चों को लगता है आपने छुपा दिया है, तो कुछ नहीं लेकर के गया। तो आप 7 साल के बच्चे को नहीं बता सकते कि कौवा ले गया। 2 साल तक के बच्चे तो कह देते हैं कि ले गया, देखो वो जा रहा, चला गया, खत्म हो गया। और आपने उसको ये चीज उठाई, मुंह में ऐसे दिखा, उसको दिखाने के लिए मुंह में रख लिया, चलो मैंने खा दिया, खा लिया। तो ये चीजें होती हैं, ये परमानेंस नहीं होता, उनको लगता है कि बस वो जैसे है खत्म हो गया। लेकिन ये परमानेंस जो होती है वो बाद में आती है, हम उसको डिस्कस करेंगे, कोई चीज छोड़ेंगे नहीं, बिल्कुल बेफिक्र रहे हैं। दूसरा, कोऑर्डिनेशन ऑफ सेंसरी मोटर एक्शंस। अब एक चीज के बीच में कोऑर्डिनेट होने लगता है। कोऑर्डिनेटर मतलब एक दूसरे के बीच में, कोऑर्डिनेशन का मतलब क्या होता है, एक साथ काम करने लगती हैं। जैसे साइट है, दिखाई देना लगता है, साउंड भी सुनने भी लगते हैं, टच से भी पता चलता है, टेस्ट से भी पता चलता है। ये अब सारी चीजें एक दूसरे का कोऑर्डिनेट करती हैं। चाइल्ड मोटर कोऑर्डिनेटर इज ऑल्सो डेवलप एट दिस स्टेज। अब उसे कुछ चीज दिखाई देती है, देख करके वो एकदम चलना शुरू कर देता है, उसको टच करता है, उसे खेलना स्टार्ट कर देता है। इट हेल्प्स द इन्फेंट टू इनेबल द अंडरस्टैंड द वर्ल्ड एंड इट्स रियलिटी। उससे बाद में चल करके जब ये आगे बढ़ता है तो फिर उसको रियलिटी का पता चलता है कि क्या चीज़ है। तो वो सारी चीज़ों को अब फील करना स्टार्ट कर देता है। गर्म टच हटा लेगा हाथ को, लेकिन छोटा है तो जल ही जाएगा जब तक हटाएगा नहीं वो, उसको नहीं पता कि हटाना कैसे है हाथ, उसका सेंस काम नहीं कर रहा है। Appearance of curiosity. The first sign of the curiosity appears in the stage of curiosity function of the new object and the previous experiences. अब उसके अंदर क्यूरियोसिटी, किसी चीज को लेने की, किसी चीज को पकड़ने की, जो लास्ट स्टेज पे आता है, जब ये बिल्कुल आखिर हो रहा होता है इस स्टेज का, तो तब उसके अंदर क्यूरियोसिटी भी डेवलप होने लगती है, चीजों को, नई नई चीजों के पीछे भागना, लेना, हर चीज की तरफ। फिर आते हैं अपीयरेंस ऑफ इमिटेशंस। इमिटेशंस मीन्स infants show tendency to imitate or repeat behavior of actions.
अगर आप उनसे कोई चीज़ करवा के देख लेते हैं, कोई चीज़ करता हुआ देख लेते हैं, तो वो उस चीज़ को ही करते रहेंगे। रिपीटेशंस बहुत होती हैं, बट दिस इमिटेशन इज रिस्ट्रिक्टेड टू एलिमेंट्री वोकल और यूजुअल मूवमेंट। मतलब वो किसी चीज़ को कर रहे हैं तो आपको बार बार, अगर वो किसी चीज़ के पीछे राउंड करना शुरू कर देते हैं, घूमना शुरू कर देते हैं, तो वो बहुत देर तक घूमते रहेंगे, किसी की तरफ राउंड करते रहेंगे, रिवॉल्व करते रहेंगे। कोई भी काम करते हैं उनको वही चाहिए, जब तक उनको मजा आ रहा है। कोई चीज़ बजाने के लिए दे दे उनको, एक मिनट। एक्चुअली नीचे से साउंड आ रहा है, तो साउंड को खत्म करो। अपीयरेंस ऑफ इमिटेशंस, मैंने भी बताया इसके बारे में। इन्फेंट्स शो टेंडेंसी टू इमिटेट और रिपीट बिहेवियर और एक्शंस, बट इट इमिटेशंस इज रिस्ट्रिक्टेड टू एलिमेंट्री वोकल और यूजुअल मूवमेंट। मतलब ये सिर्फ थोड़ी थोड़ी एज तक ये सिर्फ रहती हैं, उसके बाद में ख़त्म हो जाती है, मतलब थोड़ी देर में ही ख़त्म हो जाएंगी। ऑब्जेक्ट परमानेंस, जैसे भी आपने पूछा था, ऑब्जेक्ट परमानेंस फॉर इन्फेंट्स द ऑब्जेक्ट आर ओनली परमानेंट व्हेन दीज आर प्रेजेंट फिजिकली। जब उनके सामने कोई चीज़ होती है तभी उनके लिए परमानेंट है। अभी उनके सामने से अराउंड द सेकेंड ईयर ऑफ द चाइल्ड ऑब्जेक्ट आर हैविंग परमानेंस एंड देयरफॉर सीक टॉयज एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर डिसअपीयर फ्रॉम व्यूज। जब उनकी आंखों के सामने से हटा लिया जाता है तब उनको नहीं पता चलता कि उनका कोई चीज़ है, टॉयज है उनके, कोई भी चीज़ है, उनको उस चीज़ के नहीं बारे में नहीं पता। वो आपसे कभी नहीं मांगेंगे टॉयज, लेकिन जब किसी को खेलता हुआ देखेंगे तो फिर उन्हें चाहिए, उनको चाहिए होता है कि मुझे भी इससे ही खेलना है। फिर तुम उनको नया उनका टॉयज दे दो तो फिर वो उनसे खेलने लगेंगे। ये होता है ऑब्जेक्ट परमानेंस। उनको ये नहीं पता कि हमारे पास कितने खिलौने हैं, हमारे पास कितने टॉयज हैं, या कोई चीज़ हमारी है। अगर कोई उनके साथ में है, उनको वो खेल रहे हैं, उनके पास है, तो दैट मीन्स उनके पास वो अवेलेबल है, अदरवाइज उनको कोई मतलब नहीं उस चीज़ से। प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, द इन्फेंट हैज़ प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस। इन्फेंट कैन ऑल्सो थिंक लाइक अ अडल्ट। कैन इन्फेंट, जो इनके पास में प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस नहीं होती, हैज़ प्रैक्टिकल, ही थिंक्स विद हैज सेंसरी एक्सपीरियंस। जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो वो उन चीज़ों को देख चुके हैं, सेंसेस से उन्होंने फील किया है, बस उन्हीं को बाद में उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। अदरवाइज उन्हें कोई नहीं पता, उन्हें सोचने की कुछ सलाहियत नहीं होती, सोचने समझने की सलाहियत नहीं होती है। इज इट क्लियर? कुछ सवाल पूछना हो तो बताइए मुझे। नहीं है। दूसरी आती है प्री ऑपरेशनल स्टेज। तो इसमें जो होता है प्री ऑपरेशनल स्टेजेस में, इस स्टेज पे क्या होता है कि इसमें the child called pre-operational stage because the operational thinking is not developed at this stage. The stage is partly logical if we start the sensory motor and end with the pre-logical thought. And solutions of the problem, it further divided into two stages. तो इसमें क्या होता है कि बच्चा थोड़ा सा रीजन पूछने लगता है। अभी तो बच्चों को आपने जैसे बता दिया कि ये सही है ये गलत, उसके बीच में उसको कोई पता नहीं है कि ये सही क्या है गलत क्या है। जैसा आपने बताया दैट बच्चा उसी को फॉलो करता है। लेकिन जब इस लास्ट में वो इन चीज़ों के क्रॉस क्वेश्चंस करने लगता है कि भाई अगर अम्मी या जो भी आपको बोलते हैं, जो भी बुलवाते हैं बच्चों से, वो बच्चा पूछने लगेगा इसको ऐसे क्यों करते हैं, ऐसा, अच्छा ये ऐसे क्यों होता है। वो उसकी क्यूरियोसिटी, जब हमने क्वेश्चन पूछा था कि वो हर चीज़ के बारे में आपसे सवाल पूछेगा, तो ये लॉजिकल उनके पीछे वो जानना चाहता है कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, किसी भी चीज़ के पीछे। अभी तक उसके अंदर लास्ट स्टेज पे, बिल्कुल इस स्टेज के लास्ट में होता है। दूसरी होती है, इसमें क्या होता है कि इंट्यूसिव नॉलेज, द स्टेज दैट इज पार्टली, हमने इसमें दो तरह के और दो
दो तरह की इसमें चीज़ें, दो इसको सब स्टेजेस में बांटा गया है। एक तो है ईगोसेंट्रिक। ईगोसेंट्रिक का मतलब क्या होता है, बताइए मुझे। So क्या? self-centered. हम्म क्या? सर इसका मतलब यानी ज्यादातर बच्चों में इस टाइम ईगो होती है, ये मेरा है तो मेरा है, मतलब अपने आप में। मतलब हाँ, इसमें क्या होता है कि आप लोगों ने जैसे सोचा सब मेरी तरह सोचते हैं, देखो मैंने ऐसे किया, इसने भी ऐसे किया, इसने मेरा कॉपी किया, जो कि हर चीज एक ही जैसी होती है कि तुमने मेरी तरह से लेकर के आए हो, कोई खिलौना है तुम्हारे जैसा, देखो मेरे पास ज्यादा अच्छा था, मेरे जैसा तुम लेकर के आए हो, तुम्हारी वजह से, मतलब इस तरह की कोई एक चीज होती है। एक होती है इंट्यूसिव स्टेज। इसमें होता है कि मतलब जिन चीज़ों से वो आसानी से सीख लेते हैं, ऐसा इनके अंदर लॉजिक नहीं होता कोई भी चीज़, सिर्फ ये उन चीज़ों को सोचते हैं जो कि उनके सामने होती है, उन चीज़ों से वो आसानी से सीख सकते हैं। जैसे एप्पल है तो एप्पल का पिक्चर्स वगैरह दिखा के हम उनको बताते हैं, एप्पल को इमेजिन नहीं कर सकते वो बगैर देखे, तो उनको उन्हीं चीज़ों को दिखाया जाता है कि बताया जाता है। इसमें कुछ चीज़ें होती हैं कि जिनके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ द स्टेज, एक्सट्रीमली रैपिड डेवलपमेंट ऑफ स्पोकन लैंग्वेज टेक प्लेस, मतलब 4-5 साल का बच्चा बड़ा अच्छा खासा बोलने लगता है, 5 साल का बच्चा, और लेकिन वर्ड्स तो उसको नहीं आते हैं, सेंटेंस नहीं बोल सकता, लेकिन उसको वर्ड्स बहुत अच्छे खासे याद हो जाते हैं। द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड अ लार्ज नंबर ऑफ वर्ड्स, ऑल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड देयर नेटिव लैंग्वेज विदाउट एनी फॉर्मल इंस्ट्रक्शंस। उसको बगैर किसी इंस्ट्रक्शंस के वो बच्चा आपकी जो घर में जो लैंग्वेज बोली जाती है, आपकी जो मातृ जबान है, वो सीख जाता है, जैसा भी आपके घर पे बोला जाता है, जैसे अभी आप उससे बात करते हैं उसी तरह की वो लैंग्वेज सीख जाता है। Perceptual thought, the child thought is dominated by the perception. By the age of 4 years, child begins to develop symbolic and pre-conceptual thought. मतलब 4 साल से पहले उसके पास सिर्फ सिंबॉलिक ज्ञान होता है, मतलब उसके पास he start dealing with the world with means of आइडिटेशनल परसेप्शंस, मतलब जिन चीज़ों के पीछे उनके वो परसेप्शन उसका कुछ नहीं होता, अपना खुद का कोई भी एक सोच नहीं होती है। 4-5 साल तक के 5 साल तक के बच्चे के अंदर तो कोई अपनी थॉट नहीं होती ना, कि वो मेरे हिसाब से तो कभी नहीं बोलता कि मेरे हिसाब से तो ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब जब बच्चों के ग्रुप में जब आता है, वो तो अपना व्यू भी रखने लगता है, एक अपने आइडियाज अपने बच्चों को बताने लगता है, तो परसेप्शन, अपना जो परसेप्चुअल जो थॉट्स हैं वो अपनी दिखाने लगता है वो आगे चलने के बाद में। एंड देन उसके बाद क्या होता है, ईगोसेंट्रिक थिंकिंग एट दिस स्टेज, चाइल्ड इज ईगोसेंट्रिक, मतलब उसको ईगो बहुत ज़्यादा उसको फॉलो करती है। दिस रेफर्स टू इनएबिलिटी टू चाइल्ड टू लुक एट अ प्रॉब्लम फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अदर्स। वो हर चीज़ को अपने पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं देखता, वो देखता है कि ही थिंक्स दैट एवरीवन थिंक द सेम वे ही डज। उसको लगता है कि सब लोग मेरी तरह सोचते हैं, जैसे मैं सोचता हूँ ऐसे ही सब लोग सोचते हैं, जैसे मेरे पास खिलौने ऐसे ही सबके पास खिलौने लाते हैं, मेरे देखी देखा सब लाते हैं, जैसा मेरी देखी देखा सब खाते हैं, खाना वही खाते हैं, देखो जैसे मेरे पास ऐसा ही तुम खा रहे हो। उसको हर चीज अपनी पसंद लगती है, उसको लगता है कि सबसे अच्छा मेरा है, तो ईगोइस्टिक होते हैं। एक होता है एनिमिस्टिक। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्री ऑपरेशनल स्टेजेस, पियाजे कॉल इट्स एमिनिज्म, दैट चाइल्ड बिलीव दैट थिंग्स आर अलाइव बिकॉज ऑफ मूव। तो कोई चीज जिंदा इसलिए है जो कि वो चलती है, अभी उनको दिमाग में नहीं आता जिंदा कौन है मुर्दा कौन है। बच्चों से आप पूछ के देखिए, छोटे बच्चों से, देखो इसमें से जिंदा कौन है मुर्दा कौन है। जो चीज चलती दिखतेंगी उसको ये जिंदा है, ये लाइव है, और बाकी डेट, मतलब वो मरी हुई चीज़ है, कोई भी चीज़, मतलब ये उनको नहीं पता कि मतलब हम किन चीज़ों के बारे में करते हैं, कि हम पौधों के बारे में कह रहे हैं जिंदा है मुर्दा है, मतलब उनको नहीं पता कि इनके क्या होता है। रियलिज्म इन थिंकिंग, at this stage, the child start realizing that the object near him are real. उसको लगने लगता है कि अब चीज़ें जो हैं रियल हैं। अब वो ड्रीम से बाहर निकलता है, उसको जो ख्वाबों में जो दुनिया रहती थी उस दुनिया से बाहर निकलता है। Concept of stable generalization, the child of 4 to 7 years start thinking conceptually as stable generalization of the past, and अब उसको चीज़ें दिमाग में रहने लगती हैं कि ये हमारी चीज़ें जो उसने जनरलाइज करके उनको अब अपने उस पर लाइफ पे लागू करने स्टार्ट कर देता है। इंट्यूसिव थॉट रीजनिंग, जो
इंक्लूसिव थॉट का मतलब होता है 4 to 5 7 years चिल्ड्रन इज नॉट लॉजिकल बट इट इज बेस्ड ऑन द इंस्टीट्यूशंस। जो 4 साल तक के बच्चे 6 7 साल तक के बच्चे होते हैं सिर्फ उन चीज़ों से सीखते हैं जो कि चीज़ें इंस्टीट्यूशंस का मतलब जो चीज़ें अवेलेबल हैं, जो चीज़ें उनको दिखती हैं। और दूसरी चीज़ों के बारे में इंट्यूसिव थॉट इंट्रोड्यूस द रूडिमेंट्री अवेयरनेस, मतलब जो चीज़ें आसपास आपको दिखाई देंगी। जिसलिए रविंद्रनाथ टैगोर हो या महात्मा गांधी की जो फिलॉसफी है वो बच्चों को नेचुरलिज्म की ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मतलब नेचुरलिज्म में बच्चों को नेचुरल जो स्टेज है आप जंगल में उनके आसपास के माहौल में छोड़ दें और वहाँ से उनको सीखने दें क्या चीज़ है, बारिश कैसे होती है वो देखें, जंगल में रहें, उसमें जो होता है। तो नेचुरलिस्टिक फिलॉसफी जो फॉलो करते हैं वो इसी चीज़ के ऊपर बेस्ड होती है कि बच्चे अपने नेचर से सीखेंगे, जितनी इंट्यूसिव नॉलेज उनके अंदर आनी चाहिए। बारिश कैसे हुई, पानी कैसे आया, पौधे कैसे ग्रो हुए, उनके खेतों में जाके उनको देखें। ये होता है नेचुरलिस्टिक अप्रोच। एक हम चीज़ों को कैसे उनको परसीव करते हैं। फिर नेक्स्ट इसमें आती है, इसके बारे में कुछ सवाल हो तो मुझे बताइए, कोई क्वेश्चन पूछना हो। कोई भी सवाल? सर हम ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं ना, तो सर मतलब ये डेवलपमेंट में ही आप हमें पढ़ा रहे हैं? हाँ, डेवलपमेंट पियाजे की थ्योरी है। पियाजे की हाँ थ्योरी हाँ, में हमें पियाजे की थ्योरी पढ़ रहे हैं तो उसमें ही सब चीजें आ रही हैं। सब चीज़ें आती हैं कि मतलब कौन से बच्चा किस एज पे कहाँ सीखता है। तो आपको ये समझना हाँ। पड़ेगा कि बच्चा 7 साल का है तो हम उसको क्या चीज़ दिखाएं ताकि वो समझ सके। आप उसको स्टोरी जो हाइपोथेटिकल बातें नहीं बता सकती। आप उनको सिर्फ उनके सामने जो चीज़ें अवेलेबल हैं उनको ही दिखा के चीज़ें, देखो ये एप्पल है, एप्पल इस तरह का होता है, इसका इस तरह का होता है। पिंक कलर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं तो कलर्स डिफरेंट कलर्स होने चाहिए जो उनके सामने अवेलेबल, वो अलग से नहीं सोच सकते हैं। उनके अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं होती। अगर जो चीज़ उनके बारे में नहीं, उनके पास नहीं है, वो उस चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते। सिर्फ वो चीज़ें सोचेंगे जो उनको सामने अवेलेबल है। समझे? जी सर। नेक्स्ट इसमें होता है सोशल इंटरेस्ट। तो सोशल इंटरेस्ट इज द वर्ल्ड अराउंड हिम एंड वाइडन। तो उनकी सोशल थिंकिंग जो होती है वो बढ़ती चली जाती है इस चीज़ के साथ साथ। सोशल इंटरेस्ट जो होते हैं 7 साल तक के बच्चों के, वो अपनी दोस्ती बढ़ाते हैं, वो थोड़ा सा वर्ल्ड अराउंड हिम इज वाइडन, उनकी दुनिया बड़ी होने लगती है। जब मैं छोटा ऐसे ही होता है ना कि उसका छोटा सा था संसार। एक कहानी थी उसमें कि वो जो 2 साल का बच्चा होता है तो उसकी माँ की गोद जो होती है 1 साल के बच्चे के लिए उसकी सब कुछ वही होता है। फिर जब वो थोड़ा बड़ा होता है 2 साल का तो उसके लिए उसका घर बड़ा संसार दुनिया हो जाती है। फिर जब वो 7 8 साल का हो जाता है तो उसका पड़ोस मोहल्ला जो होता है वो सब कुछ हो जाता है। फिर उसके लिए दुनिया मतलब एक बढ़ती चली जाती है, जहाँ जहाँ तक वो भाग के अपने पैरों से जाके देखता है उतनी ही बड़ी उसकी दुनिया होती है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट इज कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज पे क्या होता है, एट दिस स्टेज द चाइल्ड स्टार्ट थिंकिंग stage activities of the mind which Piaget call operational stage. Concrete, these are the actions which carried out mentally instead of physically. अब वो चीज़ों को मेंटली सॉल्व करने की कोशिश करता है। मैं अपनी ट्रिक लगाता हूँ, इस तरह से कुछ बोलता है। साइकिल वगैरह जो बच्चे छोटी छोटी साइकिल्स में यूज़ कर रहे होते हैं तो वो अपने अपने तरीक़ों से उनको चलाने की कोशिश करते हैं। इट प्रोसीड फ्रॉम प्री लॉजिकल थिंकिंग टू लॉजिकल थिंकिंग। अब बच्चे थोड़ा लॉजिकल होने लगते हैं कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, चीज़ें सोचने के पीछे कॉन्क्रीट चीज़ें सोचने लगते हैं। Logical thinking of concrete objects. The child is now capable of thinking logically, but it is confined to concrete objects only. जो चीज़ें उनके सामने हैं सिर्फ उन्हीं के बारे में अच्छे से सोच सकते हैं वो लोग. He can face problem in applying the same logic in the abstract concept. ये आगे चल करके वो abstract अभी जो है he can face problem applying the same logic in this abstract concept. अभी ये चीज़ों के ऊपर abstract चीज़ों को नहीं समझ पाते हैं. Waving of egocentric, now he or she takes the why of other and start thinking and changing point of view. अब वो ईगो जो थी ना उसके अंदर जो सब कुछ के उसके पास मेरी तरह है, मेरे पास उसके जैसा है, अब ये सब खत्म हो जाता है, ईगो खत्म हो जाती है। अब ईगो नहीं रहती है, अब उनको लगने लगता है कि ये तुम्हारी सोच है, ये मेरी सोच है। ये अब अपनी अपनी सोच के अपने आ जाते हैं कि तुम ऐसा सोचते, मेरा नहीं है।
द चाइल्ड एट दिस स्टेज अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन, अब उनको लगने लगता है, चीज़ों को बताने लगते हैं। जैसे मैंने बताया था कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ कंजर्वेशन का मतलब, अगर बच्चे ने कहा, दो बच्चों को अलग अलग गिलास में आपने कोई चीज़ दी, तो उसको लग रहा है, छोटे को लग रहा है कि नहीं मुझे ज़्यादा चाहिए, तो आपने क्या किया, बड़े एक पतले गिलास में उसको दे दिया और वो ऊपर तक भर जाती है, तो फिर क्या कहेंगे कि तुम्हारा ज़्यादा हो गया देखो। तो उसको ये नहीं पता था कि लेंथ आपने उसका एरिया कम कर दिया और ऊपर से ज़्यादा बढ़ा दी, मतलब लेंथ बढ़ा दी और एरिया फिर भी वही, एरिया कम कर दिया। उसको नहीं पता, उसको सिर्फ ये पता है कि ऊंचाई जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा है, या लेंथ जिसकी ज़्यादा है वो ज़्यादा है। देखो हर चीज़ को बस मिला करके देखते हैं, लंबाई जिसकी ज़्यादा है, मोटाई वोटाई सब खत्म उनके लिए, ब्रेथ वगैरह का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, वॉल्यूम का कोई कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में नहीं होता था। लेकिन अब बच्चे सोचने लगते हैं इसके बारे में, उनको दिखने लगता है कि भाई जिस चीज़ की वॉल्यूम ज़्यादा है उस चीज़ के बारे में कहेंगे। क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग द ऑब्जेक्ट्स, अब चीज़ों को अलग अलग, जैसे कलर के ऊपर कोई चीज़ आपने दे दी, आपने कलर दे दिए, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स दे दिए, अब उनको अलग अलग करके देखना है, तो वो चीज़ें वो कर सकते हैं, डिफरेंट कलर्स को बता सकते हैं। कोई भी चीज़ आप उनको दे सकते हैं, जैसे अगर कलर पढ़ाना है उनको, तो कलर्स के डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के उनको क्या कहते हैं, जैम्स वगैरह दे सकते हैं, जैसे वो होते हैं, और कैंडीज़ वगैरह दे सकते हैं, तो उनको क्लासीफाई कर सकते हैं, बच्चे कर पाते हैं कि इस तरह का, इनकी प्रॉपर्टीज़ वो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स के हिसाब से डेवलप कर सकते हैं। तो अब बच्चों को हम फलों के नाम, सब्जियों के नाम, ये सारी चीज़ें बताते हैं और बच्चे इनको इजीली याद कर पाते हैं। उनको पता होता है कि हम सब्जियों में, तो फिर हम उनसे कहते हैं कि मैमल्स कौन से होते हैं, पक्षी कौन से होते हैं और जानवर कौन से हैं, तो इस तरह की चीज़ें उनको डेवलप कर पाते हैं। ये सारी चीज़ें देखो एजुकेशन में बहुत इम्प्लीकेशन होती है कि आपको कैसे पढ़ना है। मल्टीपल एंड रिवर्सिबल थॉट, नाउ द चाइल्ड इज एबल टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। वो एक दो चीज़ों को अलग अलग तरीक़ों से सोचना स्टार्ट कर देता है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं होता है। नाउ ही इज़ एबल टू थॉट रिवर्स ऑल्सो, अगर ऐसे करेंगे तो कैसे होगा, ये जो होता है ना कि रिवर्स कंसर्व, डायरेक्ट और रिवर्स दोनों चीज़ें सोचने लगता है। सर स्क्रीन नेक्स्ट पेज नहीं आ रहा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक कीजिएगा। नहीं आ रहा था? हाँ 8 ही चल रहा है, 9 पे कीजिएगा। नहीं है अभी भी। इसमें अभी सिर्फ हाँ क्लासिफिकेशन अब आया सर पेज ये वाला। मल्टीपल एंड रिवर्सिबल थिंकिंग, मतलब वो चीज़ों को मल्टीपल, एक चीज़ के साथ में एक चीज़ के साथ वो कई अपने अपने आइडियाज़ को इकट्ठा जोड़ सकते हैं, ये होता है। इसके बारे में कुछ पूछना है आपको? बहुत सिंपल सिंपल सी चीज़ें हैं, हमने इनको लिखा है। मैं इस वजह से लिख रहा हूँ इन चीज़ों को, चूँकि आपने कहा था कि हमारे पास बुक्स वगैरह नहीं है और इन चीज़ों को पढ़ें। मैंने पूरा पूरा नोट्स इसमें लिखा है, और अदरवाइज़ तो हम इसको सिर्फ टॉपिक पॉइंट टू पॉइंट ही पढ़ते हैं। ठीक है। नेक्स्ट इज लास्ट, दैट लास्ट इज फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन ऑफ द कॉग्निटिव डेवलपमेंट इज कंसोलिडेट ड्यूरिंग एडोलेसेंस। ये इंसान के साथ में जब आती है तब सर थर्ड स्टेज का क्या नाम था? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। 7 से 1 सेकंड सर, एक मिनट रुकिएगा, आप लोग पढ़िए आप इसको। मैं सर आप पीडीएफ शेयर करेंगे ना इसकी? तो हमारा जो लास्ट है तो ये है कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज दिख रहा है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। यस सर। हाँ, तो ये स्टेज जो होती है 16 तक, अक्सर ये 18-16 साल तक के ऊपर तक हो जाती है, कभी कभी इससे ज़्यादा भी चली जाती है। एट दिस स्टेज द इंडिविजुअल स्टार्ट थिंकिंग रीजनेबली। अब बच्चा रीजनल भी सोचने लगता है, लॉजिकल भी सोचने लगता है और उनको इमीडिएट प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करने लगता है।
कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसमें हाई डिग्री ऑफ इक्विलिब्रियम होती है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जो चीज़ उसने पढ़ी है उन चीज़ों में अब वो चीज़ों को the person system of mental operation reach a high degree of equilibrium. It means that he or she can deal with complex problem of reasoning. वो बट जो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जो रीजनिंग की प्रॉब्लम्स होती हैं he can imagine solution प्रॉब्लम। अब वो अलग अलग तरह सॉल्यूशंस उसके अलग अलग तरीके से सॉल्यूशन सोच सकता है। लॉजिकल थिंकिंग ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स, हर चीज़ के पीछे वो रीज़न जानने की कोशिश करता है। द पर्सन इज एबल टू अप्लाई लॉजिकल थिंकिंग टू ऑल टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम वेदर कॉन्क्रीट और ऑब्स्ट्रैक्ट। अब उसे सारी चीज़ों के बारे में, चाहे वो कॉन्क्रीट चीज़ें हों या फिर एब्स्ट्रैक्ट चीज़ें हों, जो चीज़ें दिखाई नहीं देती उनको एब्स्ट्रैक्ट बोलते हैं। तो उन चीज़ों के बारे में भी वो सोचने लगता है, उनको लॉजिकल थिंकिंग लगाता है कि क्यों होता है, वो रीज़न जानता है सबके बारे में। Ability to use abstract rules during this stage, the person able to use abstract rules to solve the whole class of problem। मतलब इस एक तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए फिर उसके पास एक रीज़न होते हैं, उसके पास एक रूल्स होते हैं, जिन रूल्स को यूज़ करके बना लेता है, खुद भी अपने रूल्स बना लेता है कि इस तरह से मैं इसको सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। रिलेशन एंड सिस्टमैटिक थॉट, द पर्सन डेवलप द रिलेशन एंड फॉर्मल थॉट्स। एक चीज़ से रिलेट करके दूसरी चीज़ को पहुँचता है वो आसानी से, हर चीज़ में वो रिलेशन फाइंड करते चले जाता है। ट्रांसफर फॉर अंडरस्टैंडिंग, द डेवलप ऑफ फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज एनेबल द एडोलेसेंस टू ट्रांसफर द थिंकिंग फ्रॉम सिचुएशन टू अदर सिचुएशंस। हर चीज़ की इंसान की एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि वो किसी स्टेज पे कैसे सोचता है, और उस सोच के हिसाब से उसके पास में एक ये होता है कि मुझे कैसे इसको सोच के चलना है। मतलब हमारे एक दिमाग में चल रहा होता है, लेकिन जैसी सिचुएशन बदलती है उस सिचुएशन के हिसाब से हम सोचना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये सोचने के साथ साथ हमें पता चलता है कि हमारे साथ में कौन कौन से स्टेजेस पे हम इनके चीज़ों के बारे में जब हम सीखते हैं, एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा जब आगे चल के हम पढ़ते हैं, तो फिर ये बहुत इंटरेस्टिंग भी है सबसे पहली चीज़, और फिर हम इन चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर सकते हैं। हम अपने आसपास में, हमारे घर में इतने बड़े बड़े बच्चे होते हैं, रिश्ते में, पड़ोस में, हर जगह कहीं ना कहीं मिल जाते हैं, हम उनकी चीज़ों को देखते हैं, तो हमें समझ में आता है कि यहाँ ये स्टेज पे किस तरह की चीज़ें डेवलपमेंट हो रहा होता है। तो ये डेवलपमेंट किस तरह ज़रूरी होते हैं एजुकेशन में, अब इनके कुछ क्वेश्चंस हम कल क्लास में फिर मैं आपको शेयर कर दूंगा, और फिर हम उसमें कल और भी जो थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की उनको हम साथ में इकट्ठा डिस्कस करेंगे। तो ये जो आज की जो थ्योरी थी सिर्फ पियाजे की है, तो इसको बड़े अच्छे से पढ़ लेना एक बार, और इनके अलावा भी आपके बारे में कहीं से भी आपको कुछ मटेरियल मिलता है तो पढ़ें उसको। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस और क्वेरीज हैं आपको मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा इसमें। देखिए, सवालों के लिए मैं 5 मिनट हमेशा एक्स्ट्रा रखता हूँ, 5-6 मिनट। तो मैं इस कोशिश ये करता हूँ कि आप लोग कम से कम इन चीज़ों को जो पढ़ा है एक बार अपनी पीपीटी को मैं आपको शेयर कर दे रहा हूँ, और आप इसको एक बार देख लें, और फिर आपके जो सवाल हैं फिर मुझे बताते रहें, कम से कम क्लैरिटी आ जाएगी, तो फिर हम समझ पाएंगे इस चीज़ को। सर इस पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो एज के भी आप पे भी आ सकते हैं, जैसे किस साल के बच्चे में किसी भी सेंसरी मोटर, इस तरह के क्वेश्चंस। कुछ भी हो सकता है क्वेश्चंस, तो जैसे हमने पीछे भी आपने क्वेश्चंस पूछे थे, आप खुद से को सोचिए। चलिए, इसका एक काम असाइनमेंट आपको यही है आपके लिए कि आप एटलीस्ट 5 क्वेश्चंस आप इस चीज़ पे बना के देखिए कि क्या क्वेश्चन हो सकता है आपके हिसाब से। आपके लिए असाइनमेंट यही है। मैं इसको आपको शेयर कर दिया ग्रुप में, तो आप इनको चेक करें। बाकी सर इस बार जो ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो इसमें ये तो कंफर्म है ना कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही क्वेश्चन आएगा, लैंग्वेज साथ दोनों में ही ही में ही आता है, नहीं साथ में है नहीं ना होता। लैंग्वेज। वहाँ पे वो होता है, मतलब एक नीचे ड्रॉ कर सकते हैं आप उसको, वहाँ पे जैसे आपने यहाँ पे टच किया
तो वहाँ पे आप उसको टच करेंगे तो वहाँ पे लैंग्वेज लिखा हुआ रहता है, ऊपर कॉर्नर पे एक बना रहता है। तो जैसे ही आप उसको टच करके नीचे हिंदी करेंगे तो हिंदी में हो जाएगा क्वेश्चन, और अदरवाइज जो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट की है वो उसी में रहे चलाएगा। जैसे आपने फॉर अच्छा। एग्जाम्पल हिंदी मीडियम लिखा है तो हिंदी मीडियम में ही जी। सारे क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अगर आप चाहें तो उसका इंग्लिश में आपको उनको कन्वर्ट कर सकते हैं। ऊपर लिखा हुआ रहेगा लैंग्वेज, तो वो उसी लैंग्वेज में, बस आपके पास दो ही ऑप्शन होंगे, इंग्लिश और हिंदी। ठीक है। और कोई सवाल? ठीक है, फिर कल क्लास में हम फिर उसके बारे में आगे नेक्स्ट डिस्कस करेंगे। ओके सर। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, थैंक यू। अल्लाह हाफिज। हाँ।